दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि मिस्र के राजा को फराओ या फिर फेरो नाम से जाना जाता है और मिस्र के समाज व्यवस्था के अनुसार प्राचीन मिस्र में एक फराओ को ही सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये बात भी बिल्कुल साफ साफ बता देना चाहेंगे कि प्राचीन मिस्र के अंदर एक फराओ को हमेशा भगवान का दर्जा दिया जाता था। उस वक्त के लोग ये बात मानते थे कि जो राजा होता है वो असल में स्वयं भगवान की परछाई होता है। इसलिए प्राचीन मिस्र के लोग एक तरह से अपने राजा को ही पूजा करते थे। उस वक्त के लोगों का यह मानना था कि भगवान कभी भी हम इंसानों के साथ यूं ही रूबरू नहीं होते हैं और सिर्फ इसी वजह से ही भगवान ने राजा को भेजा है ताकि भगवान खुद उस राजा के जरिए आम इंसानों के साथ रूबरू हो सके। तो दोस्तों, ये बात तो अब तक आप लोग एकदम अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे कि प्राचीन मिस्र के लोग अपने राजा को कितना ज्यादा मानते थे। इसलिए अब हम थोड़ा ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस वक्त के राजा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे गुजारते थे। उनको अपना शासन चलाने के लिए कौन कौन से पैंतरे अपनाने पड़ते थे, वो लोग कौन से पोशाक पहनते थे और उनका धार्मिक जीवन कैसा होता था। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इन सवालों का जवाब ढूंढना चाहते हैं तो हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि हमारे आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले तो हम मिस्र के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, प्राचीन मिस्र की बात की जाए तो हम आपको बताना चाहेंगे कि प्राचीन मिस्र के लोगों के हिसाब से फराओ देश का निरपेक्ष सम्राट होता था और कम से कम सिद्धांत के रूप में देश और उसके संसाधनों का पूरा नियंत्रण उसके हाथों में था। राजा सर्वोच्च सेना नायक और सरकार का मुखिया था, जो अपने मामलों के प्रबंधन के लिए अधिकारियों की एक नौकरशाही पर निर्भर था। प्रशासन का कार्यभार राजा के बाद दूसरे स्थान पर कमान संभालने वाले वजीर के अधीन था, जो राजा के प्रतिनिधि के रूप में काम करता था और भूमि सर्वेक्षण, खजाना निर्माण परियोजनाओं, कानूनी प्रणाली और अभिलेखागारों का समन्वय करता था। क्षेत्रीय स्तर पर देश को करीब 42 प्रशासनिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, जिसे नोम्स कहा जाता था, जिनमें से प्रत्येक एक नोमार्क द्वारा शासित होता था, जो अपने अधिकार क्षेत्र के लिए वजीर के प्रति जवाबदेह था। मंदिर अर्थव्यवस्था का आधार थे। वे न केवल आराधना के गृह थे, बल्कि अनाज भंडार और खजाने की एक प्रणाली के तहत राष्ट्र की संपदा के एकत्रण और भंडारण के लिए भी जिम्मेदार थे, जिसे ओवरसियरों द्वारा प्रशासित किया जाता था, जो अनाज और माल को पुनः वितरित करते थे। अधिकांश अर्थव्यवस्था केंद्रीय रूप से व्यवस्थित थी और इसे कड़ाई से नियंत्रित किया जाता था। यद्यपि प्राचीन मिस्र के लोगों ने उत्तरार्ध अवधि तक सिक्के का उपयोग नहीं किया था। उन्होंने एक प्रकार के धन विनिमय प्रणाली का प्रयोग जरूर किया था, जहां पर बार्टर सिस्टम में लोग जरूरी चीजों की खरीदारी करते थे। रिलीजियस लाइफ। देश की कला हमेशा से निकटता से जुड़ी हुई है मिस्र के धार्मिक प्राथमिकताओं से। चूंकि किसी भी छवि और मूर्ति कला के पास एक रहस्यमय अर्थ था, इसलिए ऐसे विशेष सिद्धांत थे जिनके अनुसार ऐसी रचनाएं बनाई गई थी। देवताओं के सम्मान में विशाल मंदिर बनाए गए थे और उनके पत्थर या कीमती सामग्री में छवियों को छापे गए थे। ईश्वर गाना बजाने वाले को एक फाल्कन या एक फलकन सिर वाले व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया था। इस प्रकार ज्ञान, न्याय और लेखन का प्रतीक है। मृत अनुबिस के कंडक्टर एक जैकल के रूप में चित्रित किया गया था और युद्ध सॉकमेट की देवी हमेशा शेरनी की छवि में दिखाई दिया। पूर्वी संस्कृतियों, प्राचीन धर्मों के विपरीत
मिस्र के देवताओं को, भयभीत और बदला लेने वालों को दंडित नहीं किया, बल्कि इसके विपरीत राजसी और सर्वज्ञानी देवताओं के रूप में फिरौन और राजा दुनिया के शासकों के प्रतिनिधि थे और उन्हें कम सम्मान नहीं दिया गया था। इसलिए उन्हें जानवरों के रूप में चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि एक आदमी की छवि उसका अदृश्य डबल है, जिसे का कहा जाता था, और मिस्र की उम्र के बावजूद हमेशा एक युवा व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। प्रत्येक मूर्ति और तस्वीर को अपने निर्माता द्वारा जरूरी रूप से हस्ताक्षर किया जाना था। बिना हस्ताक्षर किए गए सृजन को अधूरा माना जाता था। प्राचीन मिस्र के धर्म और पौराणिक कथाओं को दिया जाता है मनुष्य और जानवर की दृष्टि के अंगों पर बहुत ध्यान दें। ये उस समय से है कि विश्वास चला गया है कि ये आंखें हैं जो आत्मा का दर्पण है। मिस्र के लोग मानते थे कि मृत पूरी तरह से अंधे थे, ताकि इस तरह के ध्यान को देखने के लिए भुगतान किया गया हो। मिस्र के मिथक के अनुसार जब भगवान ओसिरिस अपने भाई द्वारा विश्वासघात से मारा गया था, तो उसके बेटे होरस ने अपनी आंखों को काट दिया और उसे अपने पिता को निगलने दिया, जिसके बाद उसे पुनरुत्थित किया गया। ड्रेस एंड अटायर। दोस्तों, प्राचीन मिस्र के लोग ज्यादातर लिनन कपड़ों का इस्तेमाल किया करते थे। फराओ हमेशा मृत जानवर के खाल से बनी हुई पोशाक को ही पहनना पसंद करते थे। इसके साथ साथ उनकी जो मुकुट होती थी, वो मुकुट भी काफी ज्यादा शानदार तरीके से बनाया जाता था। एक राजा का पूरा सम्मान उसके मुकुट के ऊपर ही निर्भर करता था। इसलिए राजा के मुकुट को सबसे ऊंचा और सबसे अच्छे तरीके से बनाया जाता था। मम्मी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि प्राचीन मिस्र के लोग मम्मी कैसे बनाया करते थे इसके बारे में। प्राचीन मिस्र में शवों पर लेप लगाने की एक अद्भुत प्रक्रिया चलन में थी। प्राचीन मिस्र के लोग मरे हुए परिजनों के शरीर पर एक अलग किस्म का लेप लगाते थे, जो बेहद उन्नत किस्म का होता था। इस प्रक्रिया को ममीकरण कहा जाता है। लोगों का विश्वास था यदि शवों को लेप लगाकर हर तरह से सुरक्षित और अक्षुण्ण रखा जाए तो वो अगले जन्म में पहुंच जाते हैं। मिस्र में धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक नेताओं को फराओ की उपाधि दी जाती थी, जो अपने जीवन को तितली के साथ कोरिलेट करते थे। मौत के बाद खास तरह का तेल लगाकर और कोकून की तरह पट्टी बांधकर ताबूत में बंद कर दिया जाता था। उन ताबूतों को पिरामिड में दफना दिया जाता था। उनका मानना था कि तितली की तरह ही उनके नए जीवन की नई शुरुआत होगी। मृत शरीर को ममी में बदलने का काम मिस्र में खास पुजारी करते थे। ये पुजारी थोड़ा बहुत सर्जरी और मानव शरीर का ज्ञान भी रखते थे। कई चरणों में बटे इस प्रोसेस में करीब 70 दिन का वक्त लगता था। सबसे पहले डेड बॉडी को बढ़िया से धो लिया जाता था। फिर पुजारी उसके आंतरिक अंग निकालना शुरू करते थे। मौत के बाद सबसे पहले दिमाग मरता है, इसलिए शुरुआत वहीं से होती थी। एक हुक टाइप का उपकरण नाक से डाला जाता और धीरे धीरे दिमाग निकाल लिया जाता। ये काम बहुत संभाल कर करना होता था, क्योंकि इस दौरान चेहरे को नुकसान हो सकता था। उसके बाद पेट और छाती के भीतर मौजूद अंग निकाले जाते थे। सबसे ज्यादा बैक्टीरिया और एंजाइम इसी हिस्से में होते हैं। पेट में बड़ा सा चीरा लगाने के बाद अंदर के सारे अंग निकाल लिए जाते थे, बस दिल छोड़ देते थे। प्राचीन मिस्र के लोग दिल को आदमी का अहम हिस्सा मानते थे। उन्हें लगता था कि ये मानव का केंद्र है। दिल के अलावा दूसरे अंग निकालकर फेंकते नहीं थे, उन्हें अलग से सुरक्षित रखा जाता था। आमाशय, लिवर, फेफड़े और आंतों को अलग अलग बरनी यानी कैनोपिक जार में रखा जाता था। इन अंगों मौमी के साथ दफन किया जाता था।
ये अंग निकालने के बाद अगला काम होता था शरीर से पूरा मॉइस्चर यानी नमी सोखना। पूरे शरीर को नैट्रन में दबा दिया जाता था। नैट्रन एक स्पेशल टाइप का सॉल्ट होता है जिसमें नमी सोखने वाले गुण होते हैं। शरीर के अंदर से भी पूरी नमी सोख ली जाए, इसलिए अंदर अतिरिक्त नैट्रन के पैकेट डाले जाते हैं। कई दिनों बाद जब शरीर एकदम सूख जाता था, तब शरीर से सारा नैट्रन झाड़ लिया जाता था। शरीर को अच्छे से साफ कर लिया जाता था, क्योंकि उसके बाद शरीर सूखकर पत्ता हो जाता था। इसलिए शरीर के सिकुड़े हुए हिस्से को फुलाने के लिए लिनेन वगैरह भर देते थे। लिनेन एक टाइप का कपड़ा होता है जो मिस्र में बहुत इस्तेमाल होता था। इसके बाद खुशबू और एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए ऑयल और रेजिन का एक मिक्सचर लगाया जाता था। फिर उसके ऊपर लिनेन लपेटा जाता है। लिनेन को चिपकाए रखने के लिए भी रेजिन का इस्तेमाल करते थे। रेजिन एक चिपचिपी गोंद टाइप की चीज होती हैं जो आमतौर पर पेड़ से निकलती हैं। रेजिन से लिनेन की कई पट्टियां चिपकाने के बाद उसे एक मोटे लिनेन के कपड़े से ढक दिया जाता था। फिर उस कपड़े के ऊपर दोबारा पट्टियां लगाई जाती थी और मम्मी को एक ताबूत के अंदर सुरक्षित रख दिया जाता था। कई बार मम्मी के साथ कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया और उनके कुछ जरूरी सामान भी पाए जाते हैं। प्राचीन मिस्र के लोग मानते थे कि मौत के बाद भी एक यात्रा जारी रहती है। इसी यात्रा के लिए शरीर को संभाल कर रखा जाता था और उनकी खास चीजें उनके साथ होती थी, जैसे कि उनके पालतू जानवर, उनका जरूरी सामान और उनका दिल।